हाय फोक्स, ये वीडियो के अंदर हम जो है पूरा रिटेल ज्वेलरी स्पेस का जो है वो डिस्कशन करेंगे। रिटेल ज्वेलरी स्पेस के अंदर जितनी भी 5 6 7 कंपनीज जो आती है उनका प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। उनके कॉन कॉल के अंदर क्या इनसाइट्स दिए मैनेजमेंट ने, इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन के अंदर क्या बताया हुआ है, और पूरा ओवरऑल डिमांड सिनेरियो समझेंगे पूरा स्पेस का। और समझेंगे कि भाई कौन सी कंपनी के अंदर अभी फिलहाल हाईएस्ट ग्रोथ आ रही है, ये सेक्टर बाकी सेक्टर से किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, और आगे जाके गाइडेंस क्या दिया है मैनेजमेंट ने ये सेक्टर के लिए। हर एक कंपनी का हम पूरी तरीके से डिस्कशन करेंगे। मैंने जो है टाइम स्टैम्प्स भी ऐड करके रखे हैं, तो आप सीधा जाके अगर आपको कोई स्पेसिफिक कंपनी का एनालिसिस चाहिए तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। बट एक चीज़ है बॉस कि आप सीधा जाके चेकआउट कर लोगे तो जो मैं फ्लो बिल्डअप करूँगा इंडस्ट्री का वो आपका जो है वो मिस हो जाएगा, तो वो आपका लॉस है। बाकी बात करते हैं तो रिटेल गोल्ड स्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है कुछ टाइम से। अगर आप देखोगे तो अच्छे अच्छे स्टॉक्स ने बहुत बड़ा रनअप दे दिया है। टाइटन जैसे स्टॉक्स ने तो इतना अच्छा रनअप नहीं दिया है पिछले एक साल ने, बट कल्याण का जो स्टॉक है वो 300 से लेके अभी 700 के लेवल के आसपास आ चुका है। एक साल के अंदर 2x रिटर्न दे चुका है और अच्छे खासे रिटर्न दे चुके हैं स्टॉक्स। मतलब अगर आप देखोगे ना, कल्याण देख लो, स्काई गोल्ड देख लो, या फिर आप डीपी आभूषण देख लो। इनफैक्ट बाकी अगर आप देखोगे तो पीसी ज्वेलर्स वगैरह जैसे भी कुछ स्टॉक है जो कि एक साल के अंदर अभी अच्छा खासा रनअप दे चुके हैं। अब ये स्टॉक्स वगैरह जो है इतना अच्छा रनअप क्यों दे रहे हैं? वेल बेसिकली बात ये है कि सारी गोल्ड इंडस्ट्री के अंदर इतनी ज़्यादा अच्छी और बड़ी डिमांड है ना, कि कोई जितने भी आपके रिटेलर्स है गोल्ड इंडस्ट्री के अंदर वो जो है पूरी तरीके से केटर भी करे उसको। इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इंटेंसिव ये इंडस्ट्री है, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर कोई भी गोल्ड रिटेलर है, जैसे कि हमारा टाइटन हो गया। हम इस स्पेस के अंदर बेसिकली सिर्फ लिस्टेड स्पेस के जो रिटेलर्स हैं उनकी ही बात करेंगे। तो जैसे कि आपका टाइटन हो गया, कल्याण हो गया, सेनको हो गया, डीपी आभूषण हो गया, ये सब इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। मतलब कुछ प्लेयर्स तो आपके रीजनल प्लेयर्स भी है, जैसे कि सेनको, डीपी आभूषण वगैरह जो प्लेयर्स है, पीएनजी गार्गिल हो गया, तो ये सारे जो है वो रीजनल प्लेयर्स भी है। लेकिन ये रीजनल प्लेयर्स भी क्या बोलते हैं कि हमें कंपटीशन फेस करने मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी सेल्स ही डी ग्रो होने लगे या फिर हमारे सेल्स ग्रोथ के अंदर प्रॉब्लम आने लगे, जो हम गाइडेंस दे रहे हैं उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाए। अभी तक ये इंडस्ट्री के अंदर जो है ऐसा कुछ प्रॉब्लम देखने नहीं मिल रहा है। कोई सबड्यूड डिमांड, आगे जाके ये बुरा हो सकता है, आगे जाके वो बुरा हो सकता है। जैसे हमारे एफएमसीजी इंडस्ट्री में हम सुनते आ रहे हैं ना कि बहुत सबड्यूड डिमांड चल रही है, डिमांड सिनेरियो अच्छा नहीं है, रूरल इकोनॉमी इन्फ्लेशन, अर्बन इकोनॉमी इन्फ्लेशन। जिस तरीके से आपकी सारी वैल्यू रिटेल कंपनीज परफॉर्म कर रही है उसी तरीके से आपकी ज्वेलरी रिटेल कंपनीज भी अच्छी परफॉर्म कर रही है। बस चीज़ ये है कि ज्वेलरी रिटेल जो है वो बेटर मार्केट आउटलुक दे रहा है अगर आप देखोगे तो। फिर उसके बाद बात करें तो बेसिकली जब से इस क्वार्टर के अंदर अगर आप Q2 के अंदर देखोगे तो अभी अभी बजट हुआ था, तो कस्टम ड्यूटी भी रिड्यूस हो गई। जैसे ही कस्टम ड्यूटी आपकी रिड्यूस हो गई, आपकी जितनी भी गोल्ड कंपनीज है सबके अंदर वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिला। तो ये वॉल्यूम ग्रोथ अगर हमें देखने मिल रहा है तो ऑब्वियसली गोल्ड के जो प्राइजेस है वो रिड्यूस हो गए, लोगों की डिमांड गोल्ड की इंक्रीज हो गई। क्योंकि बेसिकली बॉस यही है कि लोग जो है इंडिया के अंदर वेट करते रहते हैं कि भाई गोल्ड का प्राइस कब गिरेगा, गोल्ड का प्राइस कब गिरेगा। और जैसे ही एक बार प्राइस गिर जाता है लोग जो है सीधा जाके जंप कर लेते हैं और गोल्ड बाय करने के पीछे जो है पड़ जाते हैं। तो गोल्ड इंडस्ट्री के अंदर, रिटेल गोल्ड स्पेस के अंदर आपको जो है दो चीज़ें ट्रैक करनी है। एक आपका वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ। बट वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ जो है ना हमारे रिटेल स्पेस के अंदर, मतलब हमारी ज्वेलरी रिटेल स्पेस के अंदर पेंट इंडस्ट्री की तरह नहीं है कि वैल्यू और वॉल्यूम ग्रोथ के अंदर अच्छा खासा डिफरेंस आते जा रहा है, उस तरीके का नहीं है। इसमें जो है वैल्यू ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ और हमारा वैल्यू ग्रोथ दोनों जो है बैलेंस्ड ही होता है। किसी टाइम वॉल्यूम बढ़ जाते हैं तो वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है, जैसे कि मैं ये वाला सिनेरियो ले लूँ तो। और किसी टाइम क्या होता है कि वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और वॉल्यूम थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। तो ऐसे आप देखोगे तो रेवेन्यू जो है नेट नेट सेम ही होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो सारी कंपनीज जो है हाई सेल्स ग्रोथ दिखा रही है। अगर आप लीडर को भी देखोगे तो लीडर जो है वो टाइटन है, उसने भी इस बार जो है 26% के आसपास की जो है वो सेल्स ग्रोथ दिखाई है पूरे आपके सिर्फ ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर ही। तनिष्क की बात कर रहे हैं, अब टाइटन के अंदर दूसरे बिजनेसेस भी आते हैं। बट पहले अगर हम इंडस्ट्री, इंडिया की गोल्ड इंडस्ट्री का एक बार आउटलुक समझ ले तो इंडिया के अंदर हो क्या रहा है पहले हम वो समझ लेते। अब इंडिया के अंदर इतने टाइम से क्या था कि अनऑर्गेनाइज्ड गोल्ड रिटेलर्स के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस था। मतलब जो नॉर्मली इधर उधर के शॉप्स होते हैं ना गोल्ड वाले शॉप्स, की भाई आप क्या करते थे कि आप उनसे जाके गोल्ड ले लेते थे। अब इंडिया के अंदर क्या हो रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स का ट्रेंड आ चुका है। लोग क्या कर रहे हैं कि लोग प्रेफर कर रहे हैं कि हम जो है ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर से बाय करें। और ये ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स क्या कर रहे हैं कि ये लोग अपने स्टोर्स वगैरह भी है ना कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहे हैं। अब कल्याण भी इतने ज़्यादा स्टोर एक्सपेंशन कर रहा है, टाइटन भी स्टोर एक्सपेंशन कर रहा है, सबकी मैनेजमेंट कमेंट्री वगैरह भी पॉजिटिव है। और इसके साथ साथ सारे कंपनीज जो है स्टोर मैनेजमेंट के लिए गाइड कर रहे हैं। अगर आप इंडिया की गोल्ड इंडस्ट्री देखोगे तो अभी है ना
अनऑर्गेनाइज से लेके ऑर्गेनाइज्ड के ऊपर कंप्लीट शिफ्ट हो चुका है। मतलब आप अभी भी इंडियन मार्केट देखोगे तो पहले जो है 95% अनऑर्गेनाइज था, अभी जो है 60% अनऑर्गेनाइज्ड है और 40% आपका ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, जिसका शेयर जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहा है और लोगों का ट्रस्ट पे इंक्रीज होते जा रहा है। उसके साथ अगर आप देखोगे तो अर्बन इंडिया के अंदर गोल्ड की जो डिमांड है वो 40% है और रूरल इंडिया के अंदर जो है गोल्ड की डिमांड मैक्सिमम है जो कि 60% के आसपास है। और पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा गोल्ड का जो बड़ा मार्केट है वो सदर्न इंडिया है, और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर उसके बाद आएगा आपका वेस्टर्न इंडिया, फिर नॉर्थ इंडिया और फिर उसके बाद आएगा ईस्ट इंडिया। अब अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर अलग अलग कंपनीज काम करती है, कुछ प्लेयर्स आपके पैन इंडिया भी है जैसे कि टाइटन और कल्याण। और इंडिया के अंदर कैसा है कि आपका जो गोल्ड का कंजम्पशन है वो 60% कंजम्पशन जो है वो वेडिंग वेयर के लिए होता है, 30% जो है आपका डेली वेयर के लिए होता है, 10% जो है वो फैशन वेयर के लिए होता है। अब बॉस एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड मार्केट है इंडिया, ठीक है। और इसके साथ अगर ये इतना बड़ा गोल्ड मार्केट भी है ना, तो चीज़ ये है कि मैक्सिमम डिमांड जो है वो वेडिंग वेयर से आती है। अब ये वेडिंग वेयर वाली जो डिमांड है वो मैं बोलूँगा कंप्लीटली इनलास्टिक डिमांड है, क्योंकि अगर आपके घर में कोई वेडिंग आ रही है तो आप ऐसा नहीं बोलोगे ना कि बॉस गोल्ड के प्राइसेस जो है हाई हो चुके हैं, मैं जो है अपना परचेस डिफर कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये तो आप करोगे नहीं ना, क्योंकि आपके घर में वेडिंग है। तो वेडिंग वाला जो कंजम्पशन है वो इन इलास्टिक है और 60% अभी भी वेडिंग से आता है। तो भाई मेरे को नहीं लगता है गोल्ड सेगमेंट के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम होने वाला है। अगर इन्फ्लेशन आ गया, डिफ्लेशन आ गया, कुछ भी हो जाए, दिक्कत गोल्ड सेगमेंट के अंदर होगी नहीं। और गोल्ड के प्राइजेस भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो लोग जो है गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के तरीके से भी ट्रीट करते हैं, बहुत से लोग। तो फिर बात करते हैं, अब कंपनीज के बारे में डिस्कशन चालू करते हैं। पहली जो कंपनी है वो है टाइटन। अब टाइटन के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस है, इनका गोल्ड वाला भी बिजनेस है, इनका आईवेयर वाला भी बिजनेस है, इसके साथ वॉचेस वाला भी बिजनेस है, परफ्यूम्स वाला भी बिजनेस है। तो टाइटन का अगर आप देखोगे तो सबसे मेन बिजनेस जो है टाइटन का वो है तनिष्क। अब अभी करंटली ज्वेलरी के अंदर टाइटन का जो मार्केट शेयर है वो 8% के आसपास जा चुका है। और कल्याण का पहले जो है, टाइटन का पहले 7% था और कल्याण का 6% था। अब टाइटन जो है वो 8% पे आ चुका है और कल्याण जो है वो 7% के आसपास आ चुका है। टाइटन और कल्याण को अगर आप देखोगे ना, कट टू कट चलते, एकदम थ्रोट कट कॉम्पिटिशन है दोनों कंपनीज के अंदर। वॉचेस के अंदर भी टाइटन का शेयर अच्छा है, आई केयर वगैरह भी ठीक ही है। मतलब वॉचेस और आई केयर वाला जो बिजनेस है इनका बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है। मुझे इतना दोनों बिजनेस पसंद नहीं है। अगर टाइटन ऐसा आगे करता है कि वो इसका ज्वेलरी बिजनेस को जो है वो डीमर्ज कर देता है, सेपरेट एंटिटी बना देता है और आपका आई केयर और वॉचेस को डिफरेंट एंटिटी बना देता है, तो बेटर हो सकता है टाइटन के साथ। क्योंकि अगर आप देखोगे, मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों बिजनेसेस के अंदर ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ है, बट ज्वेलरी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो बहुत लिमिटेड ग्रोथ है। तो अगर आप देखोगे तो एक साल के अंदर टाइटन के स्टॉक ने बिल्कुल भी अच्छे रिटर्न नहीं दिए, नेगेटिव रिटर्न दिया है। 3 साल के अंदर 13% के आगे का रिटर्न दिया है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि टाइटन की अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे तो बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप देखोगे तो पहले टाइटन जो है 20-25% के आसपास ग्रो करता था। अब ग्रोथ के अंदर बीच में स्लो डाउन होने लगा और फिर अभी वापस कैसे कि वैल्यू रिटेलर्स के ऊपर चीज़ें जो है वो शिफ्ट होने लगी है। तो अब जैसे जैसे चीज़ें जो है वो शिफ्ट होते जा रही है हमारे ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स के ऊपर, तो टाइटन की जो सेल्स है फिर से पिकअप करना स्टार्ट कर दिया। पहले जो टाइटन है वो 15-16% के आसपास ग्रो कर रहा था। एक क्वार्टर Q1 के अंदर तो बहुत ही खराब नंबर्स आए थे, 11% की ग्रोथ दिखाई थी। बट अब टाइटन जो है फिर से पिकअप कर रहा है। और अगर आप तनिष्क के अंदर ग्रोथ देखोगे टाइटन की, मतलब उनका ज्वेलरी सेगमेंट की बात कर रहा हूँ मैं बेसिकली, तो 27% की ग्रोथ दिखाई है। हालांकि सबसे बड़ा जो जायंट है आपका पूरे इंडस्ट्री के अंदर जो कि टाइटन है, और उस हिसाब से आप इतनी अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हो तो बॉस आप डिसेंट ग्रोथ दिखा रहे हो। इसलिए अगर आप देखोगे तो टाइटन का स्टॉक जो है वो अभी थोड़ा सा अपसाइड दिया है। बीच में तो टाइटन का स्टॉक बिल्कुल ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, सेल्स डीग्रो हो रही थी, नेट प्रॉफिट वगैरह जो है वो डीग्रो हो रहा था। अभी जो चीज़ें हैं वो ठीक होने लगी है टाइटन के साथ थोड़ी, और अब भी थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक है। बट हालांकि टाइटन जो है अभी भी 90 के पीई पे है, और अगर आप देखोगे तो टाइटन जो सेल्स इंक्रीज कर रहा है वो सिर्फ 26% के आसपास है। तो फिर थोड़ा स्टॉक का वैल्यूएशन का थोड़ा एक दिक्कत हो जाता है। वीडियो के आगे जाके एंड के पार्ट के आसपास जो है हम वैल्यूएशन के ऊपर भी जो है पूरा प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद बात करें तो टाइटन के अंदर क्या हो रहा है। अभी मार्जिन एक्सपेंशन जो पहले टाइटन का हो रहा था वो थोड़ा ऐसे रुक गया है, क्योंकि टाइटन के अंदर अब ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर आप अगर ज्वेलरी रिटेलर हो, आपका जितना ज़्यादा स्टडेड मिक्स होगा ना उतना ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। स्टडेड मिक्स मतलब क्या कि आप ज्वेलरी के साथ वो डायमंड वगैरह भी उस पर ऐड करके सेल करते हो या दूसरी चीज़ें भी ऐड करते हो, तो इसके वजह से आपके प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं और सिर्फ गोल्ड पर डिपेंड नहीं करते। तो जितना ज़्यादा आपका स्टडेड मिक्स होता है उतने ज़्यादा आपके मार्जिन होते हैं। तो अगर आप देखोगे तो टाइटन के पहले जो है
Q2 FY24 के अंदर स्टडेड मिक्स जो था वो 33% के आसपास था। आज Q2 के अंदर स्टडेड मिक्स जो है वो 30% के आसपास जा चुका है। मार्जिन एक्सपेंशन होता है स्टडेड मिक्स से होता है, बट टाइटन के अंदर स्टडेड मिक्स जो है वो थोड़ा रिड्यूस हुआ है। अब टाइटन और कल्याण क्या करते हैं पता है? अब गोल्ड इंडस्ट्री के अंदर आपका वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो टाइटन और कल्याण जैसे प्लेयर्स क्या करते हैं कि ये अपनी जो गोल्ड इन्वेंट्री है वो पूरी तरीके से हेज करके रखते हैं। टाइटन और कल्याण के केस में तो गोल्ड इन्वेंट्री जो है आपकी वो पूरी 100% हेज्ड है। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो स्काई गोल्ड ने भी अभी अभी जो है हेजिंग करनी स्टार्ट कर दी है। तो फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो अब ये हेजिंग प्लेयर्स को अगर आप देखोगे तो टाइटन ने अभी वन टाइम लॉस लिया इसके अंदर, कल्याण ने भी वन टाइम लॉस लिया, मैक्सिमम कंपनीज ने वन टाइम लॉस लिया, लेकिन जो आपकी हेजिंग वाली कंपनीज है उनको जो है ड्यूटी कट हुआ था अभी, जिसकी वजह से वॉल्यूम्स इंक्रीज हो गए थे। और बॉस ये वॉल्यूम्स इंक्रीज हो गए थे, इसके वजह से ये जो कंपनीज है इनको वन टाइम लॉस लेना पड़ा। टाइटन ने भी लिया, कल्याण ने भी लिया, पीएनजी कारगिल ने भी लिया, सेनको ने भी लिया, सारी कंपनीज ने लिया, बट ओवरऑल जिनकी हेज्ड है ना उनको ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। अब बात क्या है कि हेज्ड में क्या होता है कि आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि गोल्ड का प्राइस जो है वो इंक्रीज होते जाएगा, और आप जो है एक प्राइस लॉक करके रख दोगे। और गवर्नमेंट ने क्या किया कि गोल्ड का प्राइस तो इंक्रीज होते जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने ड्यूटी कट कर दी, और इससे जो है इंडिया में जो है गोल्ड जो है वो कम प्राइस पे अवेलेबल होने लगा। लोग जो है कम प्राइस पे ऑब्वियसली परचेस करेंगे, तो आपको वो प्राइस पे तो गोल्ड प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। और वॉल्यूम इनके पास इतने ज्यादा आने लगे कि इन्होंने जो है गोल्ड का जो प्राइस है वो कट कर दिया, और कटिंग प्राइस पे जो मतलब जो कट किया हुआ प्राइस है उसके ऊपर सेल करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से इनको वन टाइम इन्वेंट्री लॉस लेने लगे। अभी ये जो है वो रिकरिंग नहीं है, एक क्वार्टर की बात है, एक बार में ही वन टाइम एक्सपेंस हुआ है। कुछ कुछ कंपनी जो है वो Q3 के अंदर थोड़ा सा कैरी करेगी, बट ये दिक्कत वाला बात नहीं है क्योंकि सारे गोल्ड प्लेयर्स को प्रॉब्लम हुआ है। फिर उसके बाद बात करें तो पूरे टाइटन के अंदर मेन सेल्स तो आपके तनिष्क वाले सेगमेंट से ही आती है, और बाकी सेगमेंट से अंदर ओके ओके एवरेज सी ग्रोथ आती है। अगर आप टाइटन को देखोगे तो मैक्सिमम ग्रोथ अगर आप देखोगे तो ज्वेलरी स्पेस से ही आ रही है। फिर टाइटन का जो स्टडीड रेशियो है अभी के डेट के आसपास जो है वो 30% के आसपास है, और गोल्ड प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो जैसे कि गोल्ड प्राइस इंक्रीज हो भी रहे, बट इनका जो हाई वैल्यू सेगमेंट है, टाइटन के मैनेजमेंट ने अपने कॉल कॉल के अंदर बोला है कि बस गोल्ड प्राइस तो इंक्रीज हो ही रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग जो है लो वैल्यू गोल्ड की तरफ जा रहे हैं, कम कैरेट वाले गोल्ड की तरफ जा रहे हैं, लो वैल्यू गोल्ड ज्वेलरी प्रेफर कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिमांड सिनेरियो एकदम आउटलुक जो है वो एकदम पॉजिटिव है, और आप देखोगे तो प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन वो जो हाई कंजम्पशन ऑफ गोल्ड है लोगों का हाई एंड प्रोडक्ट्स के लिए, वो रिड्यूस नहीं हो रहा है। तो ये एक और पॉजिटिव बात हो जाती है। और फिर इसके बाद कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए इनके पास डिमांड्स वगैरह भी आ रही है, इंक्वायरीज वगैरह आ रही है, बट ऐसे कोई एकदम स्पर्श नहीं है डिमांड के अंदर की डिमांड जो है एकदम ही इंक्रीज हो गई। तो लैब ग्रोन डायमंड के लिए कंपनी जो है एकदम कोई रश नहीं करने वाली है, आराम से धीरे धीरे उसके तो मूव करेगी। फिर जो दूसरा स्टॉक है उसका नाम है कल्याण ज्वेलर्स। अब कल्याण ज्वेलर्स अगर आप देखोगे तो पूरे गोल्ड इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, और रीजन भी ऑब्वियसली फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर है। अगर आप देखोगे मतलब जो पैन इंडिया प्लेयर है और जो फास्ट पेस पे अपनी सेल्स ग्रो कर रहा है वो है कल्याण। अब अगर आप कल्याण को देखोगे बॉस, तो आपकी कल्याण की जो सेल्स है ये क्वार्टर में जो है ऑब्वियसली वॉल्यूम इंक्रीज हो गए, तो कल्याण की जो सेल्स है ये क्वार्टर के अंदर 37% से इंक्रीज हुई है। दैट इज नॉट बैड एट ऑल। 36%, इसके पहले 40% के आसपास जो है कल्याण अपनी सेल जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करते जा रहा था। उसके पहले अगर आप देखोगे तो 30-35% तो मेंटेन कर कर ही चल रहा है कल्याण। जिस टाइम टाइटन की जो सेल्स ग्रोथ है वो 11% के आसपास हिट हो चुकी थी जब गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज हो रहे थे, कल्याण की जो सेल्स है 26.5% थी, मतलब लगभग 27.5% थी। तो कल्याण जो है अपनी सेल्स भी इंक्रीज करते जा रहा है, कल्याण जो है अपना स्टडेड मिक्स भी इंक्रीज करते जा रहा है। और जैसा टाइटन का मैनेजमेंट बोलता है कि अभी इकोनॉमी के अंदर थोड़ा बहुत इश्यूज देखने मिल रहा है, तो जिसकी वजह से स्टडेड मिक्स के अंदर जो है थोड़ा सा स्लो डाउन देखने मिल रहा है स्टडेड ज्वेलरी के अंदर, बट कल्याण के मैनेजमेंट ने बोला है कि बॉस स्टडेड के अंदर कोई प्रॉब्लम देखने नहीं मिल रहा है, हमारा तो मस्त एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो वो कल्याण के केस में तो कोई ऐसा इशू नहीं हो रहा है स्टडेड मिक्स के बारे में, जो कि एक और पॉजिटिव बात हो जाती है कल्याण के बारे में। फिर उसके बाद सारी आपकी गोल्ड कंपनीज, बीट आपका टाइटन, बीट आपका कल्याण, सेनको हो गया, पीएनजी गाड़ीगिल हो गया, ये लोग क्या कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर, एक्टर्स के ऊपर अच्छी खासी मार्केटिंग कॉस्ट एलोकेट कर रहे हैं, ब्रांडिंग कॉस्ट एलोकेट कर रहे हैं, और नए नए ब्रांड एम्बेसडर्स लेकर आ रहे हैं जो कि रिनोन नाम है इंडस्ट्री के अंदर। तो इसके वजह से लोगों का जो कैसा है कि ऑर्गेनाइज रिटेल के ऊपर जो पर्सपेक्टिव है, ट्रस्ट है, वो भी इंक्रीज होते जाता है। अगर आप गोल्ड सेगमेंट के अंदर देखोगे तो मार्केट शेयर इंक्रीज हो ही रहा है, बट ऑर्गेनाइज सेगमेंट के अंदर जो ट्रस्ट है वो भी इंक्रीज होते जाता है। जैसे अगर आप देखोगे तो टाइटन के जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रांड्स है, मतलब आपका जोया एक है, मिया एक है, तो ये ऐसे कुछ टाइटन के भी ब्रांड्स है तनिष्क वगैरह के साथ। तो उसी तरीके से कल्याण के भी अगर आप देखोगे तो बहुत बहुत सारे ब्रांड है, अलग अलग ब्रांड जो है अलग अलग सेगमेंट को जो है वो केटर करते हैं।
फिर कल्याण के इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो है फोको मॉडल पे अपने स्टोर्स एक्सपांड कर रहे हैं। अब कल्याण के केस में अभी कल्याण के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि हम जो है 80 के आसपास जो है स्टोर्स इंक्रीज करेंगे और FY25 के अंदर, और FY26 के अंदर हम जो है 80 से भी बहुत ज़्यादा फास्टर पेस पे अपने स्टोर्स वगैरह इंक्रीज करेंगे। अब कल्याण के केस में चीज़ क्या है कि इन्होंने जो है कुछ एक साल पहले Q1 FY23 के अंदर जो है फोको मॉडल के अंदर अपना फर्स्ट स्टोर लॉन्च किया था। फोको मॉडल मतलब क्या कि एक होता है कोको मॉडल। कोको मॉडल मतलब कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, मतलब ये स्टोर जो है आपका कंपनी ओन करती है और ऑपरेट भी कंपनी करती है। फोको मॉडल के अंदर इन्हें एक्सपांशन करना बहुत सिंपल हो जाता है, क्योंकि जो फ्रेंचाइजी वगैरह होती है उन्हें ये स्टोर्स दे देते हैं। इसमें ये क्या होता है, ये स्टोर्स जो होते हैं वो फ्रेंचाइजी ओन्ड होते हैं लेकिन ऑपरेटेड बाय कंपनी होते हैं। मतलब बेसिकली आपके जो भी मैनेजमेंट वगैरह है, उनकी सैलरी वगैरह है, वो तो कल्याण ही प्रोवाइड करके देगा। लेकिन अब क्या, अगर आप स्टोर्स वगैरह देखोगे तो वो जो है फ्रेंचाइजी ओनर्स वगैरह जो है वो स्टोर वगैरह लेके आते हैं। इन्वेंट्री का खर्चा, बाकी कुछ भी वर्किंग कैपिटल वगैरह है, वो सब आपके जो है स्टोर मैनेजर्स या जिनका स्टोर है वही देखेंगे। कल्याण जो है अपना मैनेजमेंट देगा उन्हें और पूरा स्टोर जो है वो कल्याण ही रन करेगा। बट जगह आपकी नहीं है, ये कुछ आपका नहीं है, बस आपका सैलरी देना जो है वो आपका काम है। तो इसकी वजह से कल्याण का जो है वो प्रॉपर ब्रांड इमेज भी जो है वो मेंटेन करके रखता है, और इसके साथ साथ एक्सपांशन भी जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है। फिर उसके बाद बात करें तो इंडिया के अंदर अगर आप रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखोगे तो भाई 39% का ग्रोथ देखने मिला है। और फिर उसके बाद अगर आप आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का देखोगे तो डिक्रीज इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने मिला है। अब कल्याण जो है अपने स्टोर्स वगैरह जो है बाहर भी एक्सपांड कर रहा है, मिडिल ईस्ट में भी जा रहा है और इंडिया के अंदर भी एक्सपांड कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम डिमांड जो है नहीं इंडिया के अंदर ही देखने मिल रही है। कल्याण भी अपना स्टैंडर्ड मिक्स इंक्रीज करते जा रहा है, जिसकी वजह से इनका जो मार्जिन है वो भी इंप्रूव होते जा रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है कल्याण ने अभी 23% के आसपास मेंटेन कर रखा है। बाकी कंपनी से अगर मैं देखूँ तो कल्याण का जो SSG है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और अगर मैं देखूँ तो SSG जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है। मतलब कि आपका जो स्टोर है, फॉर एग्जांपल X आपके स्टोर का नाम है, और आपने पिछले साल वो स्टोर से जो है वो 100 रुपीज़ की जो है वो सेल्स, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में क्या होगा कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ मतलब वही स्टोर से आपकी जो है इस साल 120% की जो है वो 123 रुपीज़ के आसपास की जो है वो सेल हुई। मतलब हम बोल सकते हैं कि 23% का ईयर ऑन ईयर जो है हमें ग्रोथ देखने मिला। तो इसे जो है हम SSSG बोलते हैं, जो कि रिटेल कंपनीज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है। और SSG की वजह से ही हमारे रेवेन्यूज़ के अंदर जो है वो अपटेक आता है, टॉप लाइन के अंदर जो है इंक्रीज देखने मिलता है। और एक बार सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आ गए और वॉल्यूम एक साथ आ गए तो बॉस इसके वजह से ही आपको जो है कल्याण की 36% की जो है वो ग्रोथ देखने मिली है। अब ये क्यों देखने मिली है, क्योंकि गोल्ड के अंदर जो है 11% इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम्स के अंदर 11% इंक्रीज हो गया, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के अंदर 23% का इंक्रीज देखने मिला है। तो इसकी वजह से ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 37% का जो है वो इंक्रीज देखने मिल रहा है हमें। अभी तक पूरे इंडिया के अंदर अभी भी ऐसा ही है कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो गोल्ड की डिमांड है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। वहाँ पे लोग जो है इतना स्टडेड ज्वेलरी प्रेफर नहीं करते, लोग जो है नॉर्मल गोल्ड लेना ही प्रेफर करते हैं। और वहाँ पे चेंज इन कंजम्पशन पैटर्न ये है कि वहाँ जो है लोग गोल्ड ऑर्नामेंट्स, गोल्ड ज्वेलरी वगैरह जो है ऐसे ही डालकर घूमते हैं। बाकी नॉर्थ इंडिया में अगर आप नोटिस करोगे तो लोग क्या करते हैं कि लोग जो है एज ए इन्वेस्टमेंट लेते हैं। तो ये एक और चीज़ है जो कि आपको नोटिस करनी चाहिए। ROE के अंदर ये कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे तो कल्याण का जो ROE है वो इंक्रीज होते जा रहा है, जो कि एक और पॉजिटिव बात है। पहले ROE कुछ 14 के आसपास था, अभी ROE जो है और इंक्रीज हो रहा है, जो कि अब बेसिकली आप बिजनेस ट्रैक कर रहे हो तो आपको बिजनेस का जो है ROE का डायरेक्शन ट्रैक करना चाहिए। अगर ROE जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है, फर्क नहीं पड़ता है, स्टैटिक नंबर मत देखो। जैसे कि कोई कोई लोग क्या करते हैं, कल्याण ज्वेलर्स, हाँ ROE कितना है इसका 15.2%, बस बॉस फिक्स, इमेज फिक्स, ऐसा नहीं होता है। आपको जो है ROE का नंबर जो है वो ट्रैक करते रहना पड़ता है, और अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ही वो स्टॉक जो है आपको पैसे बनाकर देगा। बट बहुत बार क्या होता है कि लेवरेज इंक्रीज हो रहा है और आपका ROE इंक्रीज हो रहा है, उस टाइप का ROE मत देखो। आप जो है आपका एसेट टर्नओवर देखो और आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन देखो, जिसकी वजह से आप जो है ROE के नंबर को जो है वो प्रॉपर ट्रैक कर रख पाओ। फिर उसके बाद गोल्ड सेगमेंट के अंदर, ऑर्गेनाइज गोल्ड सेगमेंट के अंदर कंपटीशन वगैरह भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रही है, और इसकी वजह से कल्याण को जो है अभी तक इम्पैक्ट कोई देखने नहीं मिला है। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो अभी कंपनी के मैनेजमेंट ने प्लान कर रखा था कि अभी तक उनके जो रेवेन्यूज है वो 50% जो है वो फोको मॉडल से आएंगे और 50% जो है वो दूसरे मॉडल से आएंगे। बट अभी चीज़ क्या हो गया है कि अभी तक इनके कुछ 33% के आसपास रेवेन्यूज जो है वो फोको मॉडल से आ रहे हैं और बचे हुए जो है वो नॉर्मल से आ रहे हैं। बट धीरे धीरे फोको पे जो है वो शिफ्ट होते ही जा रहा है। तो कल्याण जो है डिसेंट स्टॉक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी एकदम पॉजिटिव है, कोई कॉन कॉल के अंदर कोई चीज़ ऐसे नेगेटिव सी कुछ हो रही है, कंपनी बोल रही है, कंपनी का मैनेजमेंट बोल रहा है कि बहुत सेल्स के अंदर थोड़ा डिग्रोथ आएगा, ये होगा वो होगा,
अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा है। गोल्ड की जितनी भी आपकी कंपनीज है सब पॉजिटिव आउटलुक दे रही है। सब लोग बोल रहे हैं कि बॉस वेडिंग सीजन आने वाले हैं, आगे आगे कुछ टाइम में और भी बहुत सारे इवेंट्स आने वाले हैं, जिसकी वजह से सेल्स के अंदर जो है अपटिक ही देखने मिलेगा। एक कंपनी नहीं, सारी कंपनी ये बोल रही है। एक दो कंपनी है जिनका मैं नाम लूंगा, जैसे कि पीसी ज्वेलर्स, उनके अंदर थोड़ा दिक्कत देखने मिल रहा है। उसके बारे में भी हम जो है प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। पहले सेनको गोल्ड का डिस्कशन कर लेते हैं। अब सेनको गोल्ड अगर आप देखोगे तो बॉस वैल्यूएशन एकदम 40 के आसपास है, तो आप बोलोगे एकदम पूरे गोल्ड सेगमेंट के अंदर। अभी अगर आपने टाइटन और कल्याण देखा तो उस हिसाब से सेनको की तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ही डिसेंट है, चलो जाके सेनको बाय कर लेते। बॉस अगर कोई स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो कम है तो वो कोई रीजन से कम होती है। अगर आप ऐसा देख रहे हो कि सेल्स ग्रोथ वगैरह हर एक चीज बेस वगैरह सेम है और सेल्स ग्रोथ भी उतनी ही है और वैल्यूएशन के अंदर डिफरेंस देखने मिल रहा है, तब आप बैठ लो, 100% बैठ लो। लेकिन अगर कम है और कंपनी के मेट्रिक्स और बेसिस वगैरह जो है वो थोड़े अलग अलग है, तो एक रीजन से वैल्यूएशन कम होती है। तो अगर आप देखोगे तो हमारे सेनको की जो ग्रोथ है वो टाइटन जितनी है, 27-28% के आसपास ग्रोथ उतनी ही हो रही है। और चीज़ ये है कि टाइटन जो है इतने बड़े बेस पे भी अपनी सेल्स इंक्रीज करते जा रहा है। अब सेनको क्या कर रहा है, सेनको का बेस भी छोटा है और सेनको इतनी सी ग्रोथ लेकर आकर दे रहा है, इसलिए इसका वैल्यूएशन वगैरह कम है। और सेनको का जो स्टडेड मिक्स है वो भी कुछ 10% के आसपास है। कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि हम जो है इससे 10% को जो है अगले साल तक 12% तक लेके चले जाएंगे। आपका जितना ज़्यादा स्टडेड मिक्स होता है उतने ज़्यादा बॉस आपके मार्जिन इंक्रीज होते जाते हैं। तो स्टडेड मिक्स 12% का अगले साल ने सेनको के मैनेजमेंट ने टारगेट दिया है। अभी ये लोग भी जो है अपने स्टोर एक्सपेंशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं और सेनको के मैनेजमेंट ने बोला है कि हमारी जो कुछ 80-85% इन्वेंट्री जो होती है वो हेज्ड होती है और बची हुई इन्वेंट्री जो होती है वो हेज नहीं होती है। अब सेनको जो है आपका रीजनल प्लेयर है, रीजनल प्लेयर जो है वो पैन इंडिया जाने के लिए ट्राई कर रहा है। इसके मैक्सिमम स्टोर्स ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है। सेनको के ऊपर भी एक वीडियो कवर किया हुआ है चैनल में, Q1 FY25 के अंदर भी मैंने जो है गोल्ड इंडस्ट्री के ऊपर एक वीडियो बनाया था। हालांकि वो वीडियो जो है इतना डिटेल नहीं था, बट वो भी आप वीडियो जो है वो चेकआउट कर सकते हो। उसके वजह से भी आपका जो है ये वीडियो के बाद वो वीडियो चेकआउट कर लेना, तो आपका ज्वेलरी सेगमेंट के ऊपर और ज़्यादा कन्विक्शन बिल्ड होते जाएगा। तो ऐसा नहीं है बॉस कि आपको हर बार जाके कॉन कॉल वगैरह जाकर पढ़नी पड़ेगी। एक बार अगर आप वो वीडियो भी देख लोगे और ये वीडियो भी देख लोगे तो आपका ऑटोमेटिकली कन्विक्शन बन जाएगा और फिर अगले क्वार्टर में तो आप खुद कॉन कॉल्स पढ़ के ऑटोमेटिकली खुद रिजल्ट समझ सकते हो, हर चीज़ कंपनी के बारे में समझ सकते हो और खुद ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो ले सकते हो। सेनको के बारे में बात कंटिन्यू करते हैं तो ये लोग जो है वो लाइट ज्वेलरी वगैरह सेल करते हैं। तो ऑर्डर कॉस्ट, अगर आप ऑर्डर वैल्यू देखोगे सेनको के अंदर तो कंपैरेटिवली थोड़ी कम है। और फिर उसके बाद अगर आप इनके वर्किंग कैपिटल बोरोइंग्स देखोगे तो गोल्ड मेटल लोन जो है वो मैक्सिमम है। फिर उसके बाद कंज्यूमर क्रेडिट है और फिर मतलब बेसिकली आपका कंज्यूमर क्रेडिट नहीं, क्रेडिट के थ्रू ये कर रहे हैं। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो WCDL है और फिर उसके बाद जो है वो अदर्स है। तो ये जो चीज़ है, अब गोल्ड लोन, गोल्ड मेटल लोन जो है आपके इन्वेंट्री के अंदर, बोरोइंग के अंदर जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट रेट भी रिड्यूस होते जाता है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल लोन लोगे और गोल्ड मेटल लोन लोगे तो गोल्ड मेटल लोन के अंदर अगर आपके इंटरेस्ट रेट वगैरह होते हैं वो भी थोड़े कम होते हैं। अब स्काई गोल्ड भी गोल्ड मेटल लोन के ऊपर जो है वो शिफ्ट होते जा रहा है। इसके पहले ये लोग क्या करते थे, ये लोग वर्किंग कैपिटल लोन लेते थे जिसकी वजह से इनका इंटरेस्ट रेट कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई था। सेनको क्या कर रहा है कि ये लोग टीयर 2 और टीयर 3 के ऊपर जो है वो स्टोर्स ओपन करते जा रहे हैं। और T2 और T3 के अंदर जो भी इनके स्टोर्स है वहाँ ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग, इनका क्या प्लान है कि T2 और T3 सिटीज़ के अंदर ये लोग फोको मॉडल से ऑपरेट करेंगे। और बाकी जो मेन बड़ी बड़ी सिटीज़ है जैसे कि हमारी T1 सिटीज़ मुंबई या फिर हमारा दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, तो वहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग अपने खुद के स्टोर्स ओपन कर रहे हैं। वहाँ जो है कम्प्लीटली खुद ऑपरेट कर रहे हैं। T2 T3 में फोको ऑपरेशन चल रहा है। इसकी वजह से ये लोग जो है स्टोर्स वगैरह भी फास्ट इंक्रीज कर पा रहे हैं। सारे इंडस्ट्री के अंदर ये देखने मिल रहा है हमें। और अभी Q3 के अंदर सेनको के मैनेजमेंट ने बोला है कि अब जो इन्वेंट्री की वजह से लॉस हुआ, गोल्ड इन्वेंट्री की वजह से, कस्टम ड्यूटी कट की वजह से, तो वहाँ पे जो है लॉस थोड़े बहुत कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिख सकते हैं। फिर कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि हम जो है 20% से हमारी सेल्स जो है वो इंक्रीज करेंगे। बट सेनको क्या है कि गाइडेंस देता है 20% का और डिलीवर करता है 25-30% के आसपास, तो वो एक डिसेंट चीज़ है। बट स्टिल आपका बेस छोटा है तो एक्सपेक्टेशंस ये है कि आप थोड़ा ज़्यादा ही डिलीवर करोगे। क्योंकि मैं क्यों सेनको लूँ अगर मेरे पास टाइटन पड़ा हुआ है जो कि वही सेल्स पेस ऑफ सेम सेल्स ग्रोथ पे जो है वो ग्रो कर रहा है, टॉप लाइन उसकी वही लेवल पे ग्रो कर रही है, तो मैं 8,000 करोड़ की कंपनी क्यों लूँ जबकि मैं बड़ी कंपनी ले सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि सेनको के अंदर ग्रोथ ज़्यादा है, लेकिन जब तक आपका टॉप लाइन ग्रोथ देखने नहीं मिल रहा है आपको तब तक काहे का ग्रोथ ज़्यादा। हाँ, तो सेनको के मैनेजमेंट ने बोला है कि 34% इंक्रीज देखने मिला है हमें गोल्ड एक्सचेंज के अंदर। मतलब इसका मतलब यह है कि पीपल जो है नया गोल्ड बाय कर रहे हैं।
सेनको के बारे में तो ठीक ही चल रहा है सब, ओके ओके सी एवरेज सी कंपनी है। अब इसका वैल्यूएशन कम है तो एक रीज़न की वजह से कम है, जो कि मैंने आपको बताया। अब वैल्यूएशन के बारे में हम वीडियो के एंड में भी जो है वो और थोड़ा बात करेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं पीएनजी गाडगिल के बारे में। अब पीएनजी गाडगिल का मैक्सिमम फोकस क्या है, अभी अभी इनका आईपीओ आया है, इनकी सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी है। अगर आप देखोगे तो 40% के आसपास सेल्स इन्होंने जो है वो ग्रो करी है। कंसोलिडेटेड लेवल पे आप देखोगे तो बॉस 45 मतलब 46% के आसपास ग्रो कर रहा है। तो अगर आप देखोगे तो कल्याण को भी पीएनजी गाडगिल जो है वो आउटपेस कर रहा है। मालूम है बेस छोटा है बट ग्रोथ जो है कल्याण से बेटर देखने मिल रही है हमें। अब पीएनजी गाडगिल जो है एक महाराष्ट्र बेस्ड आपका ज्वेलर है। अगर आप महाराष्ट्र में देखोगे तो सारे लोगों को पीएनजी गाडगिल का जो प्रेजेंस है वो पता है। और अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखोगे तो 58.5 के पीई पे जो है अभी करंटली जो है वो ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक का जो स्टडेड रेशियो है पीएनजी गाडगिल का वो 10% के आसपास है। और कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस देकर रखा है कि हम इसे जो है 15% के आसपास कुछ लेके चल जाएंगे अगले 2 साल के अंदर। ड्यूटी कट की वजह से इन्हें भी जो है प्रॉब्लम देखने मिला। हालांकि जो आपके अनहेज प्लेयर्स हैं उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हें कम प्रॉब्लम देखने मिल रहा है एज कम्पेयर टू आपके हेज प्लेयर्स। हेज प्लेयर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम देखने मिल रहा है, जैसे कि टाइटन और कल्याण हो गया। सेनको भी आपका हेज नहीं है, मैक्सिमम हेज ही रखता है। तो पीएनजी गाडगिल ने भी गाइडेंस देकर रखा है कि वो लोग जो है हेजिंग चालू करने वाले हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है स्काई गोल्ड वगैरह से भी ज्वेलरी वगैरह बना के लेते हैं। स्काई गोल्ड के बारे में भी हमने प्रॉपर पूरा वीडियो बना कर रखा है। स्काई गोल्ड एक बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है, जो कि आप जाके उसका वीडियो जो है डिटेल चेकआउट कर सकते हो। ये वीडियो के अंदर भी जो है हमने स्काई गोल्ड का पूरा पूरा डिस्कशन किया है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो कंपनी ने गाइडेंस दिया था कि हम जो है 9 स्टोर्स ओपन करेंगे आईपीओ के बाद। और इन्होंने जो है 9 स्टोर्स वगैरह जो है वो नवरात्रि के अंदर ही ओपन कर दिया है। और ये जो है अभी और स्टोर्स ओपन करते जा रहे हैं, मतलब अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर हो रहा है। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो पीएनजी गाडगिल की जो पेस ऑफ ग्रोथ रेट है वो एकदम ज़्यादा है। मतलब अगर आप टॉप लाइन ग्रोथ देखोगे तो भाई 45% के आसपास ग्रो कर रही है, तो जो कि बहुत अच्छी है। अगर आप ईयर ऑन ईयर लेवल पे कंपेयर करोगे, जहाँ कल्याण जो है 37% के आसपास ग्रो कर रहा है, तो उस हिसाब से बेटर है। बट कल्याण का जो स्टोर एक्सपांशन है वो पीएनजी गाडगिल से बहुत ज़्यादा फास्टर है। अब मैं मानता हूँ कि यार पीएनजी गाडगिल से अगर आप कंपेयर करोगे कल्याण को, तो कल्याण के पास ज़्यादा कैपिटल है, ज़्यादा चीज़ें हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज है। बट स्टिल कल्याण का जो पेस ऑफ ग्रोथ जो है वो ज़्यादा है। तो हो सकता है कल्याण जो है अभी भी आगे जाकर पीएनजी गाडगिल को जो है वो आउट परफॉर्म करे, और कल्याण जो है एक और बेटर बेट बन जाएगा, क्योंकि पूरे इंडस्ट्री के अंदर सबसे फास्टर पेस पे ग्रो कर रहा होगा वो। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो गाइडेंस कंपनी के मैनेजमेंट ने दिया है 35% ईयर ऑन ईयर का गाइडेंस देकर रखा है सेल्स के अंदर। और ये लोग जो है 55 to 60 स्टोर जो है वो टारगेट कर रहे हैं FY25 तक। अभी ये लोग जो है एक स्टेट के अंदर थे, महाराष्ट्र के अंदर। अब ये महाराष्ट्र से बाहर जाकर दूसरे स्टेट्स के अंदर भी जो है वो एक्सपैंड कर रहे हैं। और कंपनी को जो है वो स्टोर्स वगैरह ओपन करके महाराष्ट्र के अंदर सबसे हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा प्लेयर बनना है पूरे महाराष्ट्र के अंदर। और अगर आप टाइटन को देखोगे तो अभी फिलहाल जो है वो टाइटन है महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ा प्लेयर, तनिष्क के सबसे ज़्यादा स्टोर है। लेकिन पीएनजी गाडगिल को जो है उन्हें टेक ओवर करना है। कंपनी अच्छी है, सेल्स ग्रोथ अच्छी है। मतलब अगर आप देखोगे तो सेकंड क्वार्टर है इनका जिसमें ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट कर रहे हैं, डिसेंट ग्रोथ देखने मिला है हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गाइडेंस भी एकदम पॉजिटिव है। और स्टडेड रेशियो भी कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि बॉस हम इंक्रीज वगैरह कर भी रहे हैं। और ये भी कंपनी बहुत ज़्यादा बुलिश है, आपके मैरिजेस वगैरह भी आ रहे हैं, आगे वेडिंग सीजन भी आ रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप पीएनजी गाडगिल को भी देखोगे तो ये भी बहुत ज़्यादा बुलिश है। फिर उसके बाद हम एक और कंपनी की बात करते हैं, थंगमाइल। थंगमाइल ज्वेलर्स की बात करें तो बॉस थंगमाइल ज्वेलर्स जो है एक साउथ बेस्ड जो है एक ज्वेलरी कंपनी है। यहाँ अगर आप देखोगे तो तमिलनाडु में इनके जो है वो मैक्सिमम स्टोर्स है। अब भी इनकी इन्वेंट्री अगर आप आज के डेट पे देखोगे तो 72% के आसपास हेज्ड है। और टॉप लाइन ग्रोथ अगर आप थंगमाइल के अंदर देखोगे तो नॉट गुड, नॉट गुड एट ऑल बॉस। 18% 19% का ग्रोथ देखने मिला है। इंडस्ट्री लीडर आपका 26% के आसपास ग्रो कर रहा है, नॉट गुड एट ऑल। मतलब आप इतना छोटा बेस का कंपनी हो, ऑब्वियसली आपका मार्केट कैप इतना छोटा है, आप बहुत ज़्यादा फास्टर पेस पे ग्रो कर सकते हो, लेकिन आपकी सेल्स ग्रोथ जो है वो सिर्फ 21% के आसपास है, 18% के आसपास है, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं है। सेनको कोई कॉन कॉल वगैरह तो कुछ करता है नहीं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो सेनको के मार्जिन्स के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो मार्जिन्स एकदम फ्लक्चुएटिंग है। ऑब्वियसली आप सितंबर के मार्जिन्स मत देखो, अभी जो है इन्वेंट्री लॉस लेने मिला है, तो मार्जिन्स एकदम कम है सेनको के, बिल्कुल भी ज़्यादा मार्जिन्स नहीं है। और इनका स्टडेड रेशियो भी कम है, जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स वगैरह भी इतने ज़्यादा कम है। इनका मैक्सिमम फोकस वही है कि ये लोग जो है वो T2 T3 सिटीज़ के अंदर की जो डिमांड है वो केटर करे। T2 T3 सिटीज़ के अंदर कंपटीशन भी जिस तरीके से, अगर आप वीडियो के यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो आपको समझ गया रहेगा कि बस T2 T3 सिटीज़ के अंदर कंपटीशन बहुत है। आपके अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल प्लेयर्स भी है ज्वेलरी के अंदर, और इसके साथ साथ आपके ऑर्गेनाइज्ड भी T2 T3 के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं।
तो ये एक चीज़ है जो कि आपको नोटिस करनी चाहिए। फिर उसके बाद पीसी ज्वेलर्स की बात करूँ तो बॉस ये कंपनी को आप स्किप ही कर दो तो ही बेटर है। अब मैं क्यों एक रीज़न से बता रहा हूँ, अब मैंने सोचा था कि गोल्ड इंडस्ट्री का पूरा एनालाइज करना है तो इसको भी जो है ये कंपनी को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग क्या है कि पीसी ज्वेलर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे। तो अगर आप सेल्स डीग्रोथ देखोगे तो बहुत सेल्स के अंदर जो है डीग्रोथ देखने मिल रहा है। अभी सेल्स थोड़ी पिकअप करने लगी है पिछले 2 क्वार्टर से, बट ऐसे तो अगर आप ईयर ऑन ईयर के लेवल पे देखोगे तो सेल्स के अंदर डीग्रोथ देखने मिल रहा है, प्रॉफिट के अंदर डीग्रोथ देखने मिल रहा है। कंपनी ने क्या किया है कि इन्होंने जो अपनी डेट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह है उसके ऊपर डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और बेसिकली अगर आप देखोगे तो आपकी जो क्रेडिट रेटिंग कंपनीज है उन्होंने भी जो है पीएनजी गाडगिल को डी रेटिंग देकर रखी है, तो ये इनके साथ एक इशू हो चुका है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनके लिटिगेशन एक्सपेंसेस वगैरह ने जो है इनका बिजनेस पूरा डिस्ट्रॉय कर कर रखा है। अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो यहाँ कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया कि लिटिगेशन बिजनेस की वजह से इनका जो लिटिगेशन एक्सपेंसेस की वजह से इनका पूरा की पूरा बिजनेस डिस्ट्रॉय हो चुका है। मैनेजमेंट जो है ऑप्टिमिस्टिक है, अगर इनका लिटिगेशन वाला चीज़ जो है वो सॉर्ट आउट हो जाता है तो ये लोग जो है अपने स्टोर्स वगैरह फिर से एक्सपांड करना स्टार्ट कर देंगे और इनका बिजनेस जो है वो फिर से पिकअप वगैरह करना स्टार्ट कर देगा। बट ऐसे तो बिजनेस के अंदर जो है वो 62% का डाउनवर्ड फॉल देखने मिला है हमें FY22 और 24 को कंपेयर करोगे तो उस हिसाब से अगर आप पीएससी ज्वेलर्स को देखोगे तो बहुत बिजनेस अच्छा नहीं है, मतलब प्रॉब्लम चल रही है अभी बिजनेस के अंदर। तो ऐसा बिजनेस है इसके ऊपर बिल्कुल भी बैठ मत लो। और अगर आप सोच रहे हो कि बॉस प्राइस थोड़ा डिसेंट वैल्यूएशन पे अवेलेबल होगा तो ऐसा कुछ नहीं है। वैल्यूएशन अब ठीक है यार, इसकी अर्निंग डिग्रो हो रही है तो इसकी वजह से पीई जो है वो एकदम एक्सपांड हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसे जो है मार्केट हाई पी पे वैल्यू कर रहा है। अर्निंग्स के अंदर डिग्रोथ देखने मिला है, इसलिए स्टॉक के अंदर जो है वो नेगेटिव एक्सपेंशन देखने मिला है। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपको बॉस ये चीज़ें पता नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आकर बता दो कि बॉस एक वीडियो बेसिक्स वगैरह के ऊपर या जो नॉर्मल चीज़ें होती है जो कि हमें ट्रैक करते टाइम इंपॉर्टेंट होती है उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो सोच रहा हूँ कि लाकर कवर कर दूँ, तो उस पर भी हम जो है वो वीडियो बना देंगे। फिर उसके बाद एक और अच्छे प्लेयर की बात करते हैं, उसका नाम है डीपी आभूषण। अब ये भी जो है इंटरेस्टिंग प्लेयर है बड़ा। अगर आप देखोगे तो 42 का पीई चल रहा है, लेकिन पूरे इंडस्ट्री के अंदर सबसे फास्टेस्ट पेस पे ग्रो कर रहा है डीपी आभूषण। अगर आप देखोगे तो 85% की ग्रोथ दिखाई है ईयर ऑन ईयर के लेवल पे, जो कि बहुत ज्यादा सुपर नंबर्स है। अगर आप पीएनजी गाडगिल को भी इन्होंने आउटपेस कर दिया है, कल्याण को भी आउटपेस कर दिया है, तो टॉप लाइन के हिसाब से मैक्सिमम ग्रोथ देखने मिल रही है। इनका प्रॉफिट जो है ओवर 100% इंक्रीज हुआ है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी कंपनी को जो है वो देखने मिल रहा है। अब डीपी आभूषण पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाकर रखा है, वो भी जाके चेकआउट कर लेना। अब हम जो है इनके स्टोर्स वगैरह की बात करते हैं, कौन कौन इनसाइट्स की बात करते हैं। अब बेसिकली इनका चीज़ क्या है कि इन्हें जो है अभी इनके कुछ 8 स्टोर्स के आसपास है, इन्हें जो है अपने स्टोर्स कुछ 20 के आसपास लेकर जाने हैं FY20 तक, और फिर FY28 तक इन्हें जो है अपने स्टोर जो है 20 के आसपास जो है वो इंक्रीज करके लेके जाने हैं। अभी करंटली फोको मॉडल पे डीपी आभूषण चल रहा नहीं है, सारे स्टोर्स वगैरह जो है वो कंपनी ओन्ड है। और अभी ये लोग जो है 3 स्टोर्स ओपन करने का प्लान कर रहे हैं FY25 के अंदर। फ्यूचर एक्सपेंशन वगैरह जो भी होगा वो इनके इंटरनल एक्यूरल्स वगैरह के थ्रू ही होगा। अभी इन्होंने प्रेफरेंस शेयर के थ्रू थोड़े बहुत फंडिंग उठाई है, बट इसके बाद जो भी होगा ना इनका फ्यूचर मतलब इंटरनल एक्यूरल्स वगैरह के थ्रू ही होगा। कोई ऐसे डेट वगैरह जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। नंबर्स बड़े इंटरेस्टिंग लगे मुझे इस कंपनी के। कंपनी का मैनेजमेंट भी बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है, और अगर कंपनी के मैनेजमेंट ने जिस हिसाब से गाइडेंस दिया है मेरे हिसाब से तो कंपनी के जो सेल्स है वो 45% का हमें ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखने मिलेगा। पैट जो है वो 35% के आसपास मेंटेन रहेगा। मतलब डिसेंट कंपनी है, मतलब इंटरेस्टिंग प्लेयर लग रहा है, मैं इसे ट्रैक कर रहा हूँ। अगर ये प्लेयर जो है यही पेस पे अपनी सेल्स ग्रोथ इंक्रीज करते गया तो बॉस पूरे गोल्ड इंडस्ट्री के अंदर ये जो है सबसे इंटरेस्टिंग प्लेयर बन जाएगा ट्रैक करने के लिए। और कंसिडर कर सकते हो आप इस प्लेयर को एट अ राइट वैल्यूएशन। बट बॉस ट्रैकिंग कंटिन्यू मत करना, ट्रैकिंग कंटिन्यू रखना है, सॉरी, क्योंकि कैसा है कि एक क्वार्टर में अच्छी ग्रोथ देखने मिली है और फिर उसके बाद जो है वो स्लो डाउन देखने मिला। अब इनके ऊपर भी वॉल्यूम्स का बहुत बड़ा अपटेक देखने मिला था, जैसे कि आप देखेंगे ना कि भाई Q2 के अंदर कस्टम ड्यूटी एकदम रिड्यूस हो गई थी तो इसकी वजह से वॉल्यूम्स इंक्रीज हो गए। तो इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो इसलिए इतना ज़्यादा ग्रोथ देखने मिला है। तो ट्रैक करते रहो, मतलब ऐसा नहीं, आप कंपनी के मैनेजमेंट ने जिस तरीके का गाइडेंस दिया है ये फिर से आराम से 45% के आसपास ग्रो कर देंगे ईयर ऑन ईयर लेवल पे। मतलब 25 FY25 और 24 के नंबर्स अगर आप कंपेयर करोगे तो उस हिसाब से डिसेंट लग रही है कंपनी। बट देखो कि एग्जीक्यूशन कवर हो रहा है क्या, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट ने कुछ 3750 करोड़ के आसपास का मेरे एस्टिमेट के हिसाब से सेल्स का जो है वो एस्टिमेट दिया हुआ है। अभी इन्होंने 40% कर दिया है, और H2 के अंदर जो है इनका 60% सेल्स होता है। सारे गोल्ड कंपनीज के अंदर चीज़ यही है कि H1 के अंदर आपके सेल्स कम होते हैं और H2 के अंदर आपके सेल जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। अब इसके बाद जो है स्काई गोल्ड की बात करेंगे। स्काई गोल्ड जो है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लेयर है, लेकिन ये आपका गोल्ड रिटेलिंग स्पेस के अंदर नहीं है। स्काई गोल्ड आपका एक अलग टाइप का प्लेयर है। स्काई गोल्ड जो है वो B2B सेगमेंट के अंदर काम करता है। मतलब जैसे कि ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग गोल्ड वगैरह जो है वो बाहर से आउटसोर्स करते हैं, मतलब
मंगाते हैं। और फिर उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि जो जितने भी बड़े बड़े ज्वेलर्स है आपके इंडिया के अंदर, कितने भी बड़े बड़े ज्वेलर्स हो, सबको जो है ये लोग जो है ज्वेलरी सप्लाई करते हैं, ज्वेलरी डिजाइन्स बना कर देते हैं और ज्वेलरी बनाकर इन्हें जो है ये स्टोर्स वगैरह को प्रोवाइड करते हैं। तो स्काई गोल्ड के सेल्स ग्रोथ के अंदर अगर आप देखोगे तो बस 93-94% के पेस पे जो है स्काई गोल्ड अपना सेल्स इंक्रीज कर रहा है। ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरीके से बाकी कंपनीज प्रॉब्लम फेस। अब ऑब्वियसली यार कि आपका स्काई गोल्ड जो है वो वन ऑफ नहीं लेगा, अगर आप नोटिस करोगे तो वन ऑफ इन्होंने लिया नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है वो B2B सेगमेंट के अंदर काम करते हैं। इन्होंने हेजिंग भी अभी पूरी तरीके से स्टार्ट कर दी है। स्काई गोल्ड के अंदर अगर आप एक और चीज नोटिस करोगे तो अभी DII होल्डिंग जो है वो भी इंक्रीज हो चुकी है। मतलब अभी आप देखोगे ना, मोतीलाल ओसवाल और कोटक ने अभी अभी अक्टूबर 2024 के अंदर जो है कंपनी के अंदर स्टेक अक्वायर किया है। और अगर आप अक्टूबर वाइज स्टॉक का जो है वो प्राइसिंग देखोगे तो बहुत डिसेंट वैल्यूएशन में, यही वैल्यूएशन पे जो है वो कंपनी अवेलेबल थी। मतलब 2600 के आसपास जो है 3000 के आसपास प्राइस हम पकड़ सकते हैं। तो अभी भी अपसाइड जो है स्टॉक के अंदर जो है वो अवेलेबल है। पी के अंदर फॉल देखने मिला, इसका पी जो है वो 90 के आसपास था, बट अब पी जो है एकदम से रिड्यूस हो चुका है, क्योंकि इसकी अर्निंग्स ही इतनी बम्पर ओपन हुई है, इतने बम्पर रिजल्ट आए इसके, जिसकी वजह से इसकी अर्निंग्स एकदम इंक्रीज हो चुकी है और पी जो है एकदम फॉल हो चुका है, जिससे जो कि ये स्टॉक की जो अपॉर्चुनिटी है उसे अच्छा खासा बना देता है। और इसके साथ साथ क्या है कि जब आपके ऑर्गेनाइज्ड रिटेल प्लेयर्स ग्रो करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका स्काई गोल्ड ग्रो करते जाएगा, क्योंकि स्काई गोल्ड क्या करता है, उन्हें जो है ज्वेलरी डिजाइन्स वगैरह प्रोवाइड करता है और इसके साथ साथ ज्वेलरी वगैरह जो होती है वो मैन्युफैक्चर करके उन्हें ही देता है। तो अगर आप स्काई गोल्ड का प्रोसेस देखोगे तो वो भी जो है उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन के अंदर जो है वो बता कर रखा है। पहले जो है ये लोग 3D मतलब डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं, फिर आइडिएशन वगैरह करते हैं और फिर उसके बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होता है। वो भी स्काई गोल्ड भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस है, इसको भी आप जो है जाके इंडिपेंडेंटली जाके स्टडी कर सकते हो, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस है। और स्काई गोल्ड के ऊपर 3 से 4 वीडियो तो चैनल पे कवर किए गई होगी, वो 3 वीडियोस भी अगर आप देख लोगे तो स्काई गोल्ड के बिजनेस के ऊपर जो है आपका प्रॉपर कन्विक्शन बन जाएगा। बस अभी के लिए ये याद रखो कि स्काई गोल्ड जो है आपका B2B प्लेयर है। अब बिजनेस मॉडल मैंने चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा कवर कर दिया हूँ मैं, इसलिए कवर नहीं कर रहा हूँ अभी, बट रिजल्ट्स मेरा एम था कि मैं अपॉर्चुनिटीज़ आपको बताऊँ और रिजल्ट्स कवर करके दूँ। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो पैट मार्जिन भी जो है ये कंपनी का इंक्रीज होते जाएगा जब ये गोल्ड लोन्स की तरफ जो है वो शिफ्ट हो गए। अब चीज़ क्या चल रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये लोग जो है पहले वर्किंग कैपिटल लोन लेते थे, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट एकदम हाई था, बट अब ये लोग क्या करेंगे, गोल्ड लोन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनके मार्जिन वगैरह में इंक्रीज देखने मिलेगा और ऑपरेटिंग लेवरेज भी कंपनी को जो है आगे जाकर देखने मिल सकता है। अभी कंपनी ने अच्छा खासा गाइडेंस दिया है, 3500 के आसपास का गाइडेंस देकर रखा है, बट जिस पेस पे कंपनी ग्रो कर रही है 50% के अगर तो इस कंपनी से जो है आराम से स्काई गोल्ड से जो है आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। स्काई गोल्ड ने अभी कुछ थोड़े टाइम पहले 2 एक्विजिशन किए थे, एक है आपका स्टार मंगल सूत्र और दूसरा जो है वो स्पार्कलिंग चेन है। और कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि FY25 के अंदर अगर आप देखोगे तो मिनिमम 1000 करोड़ के आसपास जो है ये दोनों से इन्हें जो है वो आराम से आ जाएगी। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ज्वेलरी मार्केट भी ग्रो कर रहा है और स्काई गोल्ड जो है जितने भी B2B प्लेयर्स हैं, टाइटन इनके साथ नहीं है, टाइटन के साथ भी इनकी बात चल रही है, बट बाकी प्लेयर्स आपके मलाबार हो गया या फिर आपका कल्याण ज्वेलर्स जैसे प्लेयर हो गए, ये जितने भी प्लेयर हो गए स्काई गोल्ड के जो है उनके साथ टाइप्स है, उनके जो है ये पार्टनर्स है, क्लाइंट्स है। तो उस हिसाब से अगर आप स्काई गोल्ड को देखोगे तो जब तक आपका ऑर्गेनाइज्ड रिटेल ग्रो करता रहेगा तब तक आपका स्काई गोल्ड ग्रो करता रहेगा। स्काई गोल्ड के खुद के ब्रांड्स भी अगर आप देखोगे तो, और ये जो है इनके कुछ क्लाइंट्स हैं, मलाबार भी जो है इनका क्लाइंट है, टाइटन अभी इनके क्लाइंट लिस्ट में थोड़े टाइम बाद ऐड हो जाएगा, ऐसे कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया था। और इनके मार्जिन इंक्रीज हो रहे हैं। पहले स्काई गोल्ड के साथ मुझे एक इशू था कि बॉस इनके मार्जिन इतने इंक्रीज नहीं हो रहे थे, अभी वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए, तो ये भी एक और पॉजिटिव बात बन जाती है। इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज अगर आप देखोगे कंपनी के तो डोमेस्टिक से सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज आते हैं और फिर एक्सपोर्ट से कंपैरेटिवली कम आते हैं। अब कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि इन्हें जो है अपने एक्सपोर्ट के रेवेन्यूज जो है वो भी इंक्रीज करने हैं और 30% सेल जो है वो एक्सपोर्ट से करनी है। अभी करेंटली 8 to 9% के आसपास ही आ रही है मेरे हिसाब से। फिर उसके बाद कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस देके रखा है कि FY27 तक ये लोग जो है वो 6300 करोड़ का जो है वो सेल्स कर लेंगे, मतलब 55% कैगर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो FY27 तक इस कंपनी के अंदर। तो ये भी एक इस कंपनी को जो है बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ बना देता है। और अगर आप H1/H1 देखोगे तो इनका रेवेन्यूज जो है वो 95% पे इंक्रीज़ हुआ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 218% से इंक्रीज़ हुआ, मतलब भयंकर ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है स्काई गोल्ड के अंदर। तो इस तरीके से हमने जो है गोल्ड की सारी जितनी भी रिटेल गोल्ड की कंपनीज थी वो सारी कवर कर ली। अगर आप देखोगे तो कुछ चीज़ें जो है कॉमन चल रही है कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड सारी कंपनीज के अंदर देखने मिल रही है, सारी कंपनीज जो है अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो स्टैंडर्ड रेशियो का जो प्रेफरेंस है लोगों का वो भी इंक्रीज होते जा रहा है। टाइटन ने एक थोड़ा मना किया उस चीज़ में, बट कल्याण और बाकी कंपनीज जितना बोल रहे हैं
अब डीपी आभूषण भी एक चीज स्ट्रेस कर रहा था कि गोल्ड के वॉल्यूम्स अभी इंक्रीज हो गए, प्राइस एकदम डिक्रीज हो गया, तो गोल्ड का सेल ज्यादा था एज यू कंपेयर इट विद स्टडेड मिक्स। पीएनजी गार्गिल ने भी इस पे स्ट्रेस किया, लेकिन कल्याण को जो है वो स्टडेड मिक्स के अंदर बिल्कुल भी प्रॉब्लम देखने नहीं मिल रहा है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, इन कंपनीज की क्या स्ट्रेटेजी है कि जो लोग जो है आपसे नॉर्मल ज्वेलरी वगैरह भी बाय करने आते हैं, अब उन्हें भी जो है धीरे धीरे स्टडेड के ऊपर शिफ्ट कर दो, और इसकी वजह से आपके मार्जिन वगैरह जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ ट्रेंड चल रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है वो पोको मॉडल के ऊपर शिफ्ट हो रही है, जिसकी वजह से एक्सपेंशन वगैरह भी जो है वो बड़ा फास्ट हो रहा है। और अगर आप देखोगे तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ग्रोथ इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा है। कोई भी सब्ड्यू डिमांड वगैरह फालतू चीज़ों की बात नहीं कर रहा है, एकदम ऑप्टिमिस्टिक है मैनेजमेंट, एकदम बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। कोई भी इशू देखने नहीं मिल रहा है इस बिजनेस के अंदर, कोई भी कंपनी के अंदर कोई इशू देखने नहीं मिल रहा है। पीसी ज्वेलर्स के अंदर इशू चल रहा है, वो लिटिगेशन एक्सपेंस वगैरह का उनका इशू चल रहा है। बाकी सेनको जो है वो ठीक ठाक सही प्लेयर है। अभी इनके बारे में हमने इतना बात कर लिया, तो चलो बॉस वैल्यूएशन के बारे में भी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब स्टॉक प्राइस अगर आप इनके वैल्यूएशंस वगैरह देखोगे तो स्काई गोल्ड एकदम डिसेंट वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। अभी इसका जो पीई है वो रिड्यूस हो चुका है, तो वैल्यूएशन डिसेंट है, बट स्टॉक के अंदर जो है वो पीई एक्सपेंशन फिर से स्टार्ट हो चुका है। फिर आप कल्याण को देखोगे तो कल्याण थोड़ा आज के डेट पे ओवर वैल्यूड लग रहा है। मतलब अगर आप देखोगे तो बॉस कल्याण जो है थोड़ा ओवर वैल्यूड है, 114 का पी है, बट एक रीजन की वजह से कल्याण को जो है वो 114 का पी दिया जाता है। और अगर आप देखोगे तो कल्याण का जो स्टॉक है अभी कंसोलिडेट होना स्टार्ट हो गया, तो कल्याण का वैल्यूएशन वाइज मुझे थोड़ा हाई लगता है। अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट कल्याण के अंदर देख रहे हो, फ्रेश एंट्री देख रहे हो, तो वैल्यूएशन थोड़ी हाई है, तो वो देख कर कंसिडर करना। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो कल्याण का जो बेस है वो जितना ज़्यादा, मतलब कल्याण को इतना ज़्यादा पी दिया जाता है क्योंकि इनका बेस भी बड़ा है और ग्रोथ भी उस बेस पे बड़ी फास्ट हो रही है इंडस्ट्री के अंदर एज यू कंपेयर इट विद अदर प्लेयर्स। तो उस हिसाब से चीज़ें अच्छी चल रही है। पीएनजी और डीपी जो है डिसेंट वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, 54-55 के वैल्यूएशन होगा मेरे हिसाब से। डीपी आभूषण का 41 पी है और पीएनजी का जो है वो 60 के आसपास है, तो उस हिसाब से डिसेंट वैल्यूएशन पे ही अवेलेबल है दोनों कंपनीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीपी आभूषण को मैंने बोला ट्रैक करते रहना पड़ेगा। आप अभी एकदम अज्यूम नहीं करके रख सकते हो कि बस डीपी आभूषण जो है वो बेस्ट प्लेयर है, ऐसा आप अज्यूम नहीं कर सकते हो। स्काई गोल्ड का वैल्यूएशन भी डिसेंट है। टाइटन के अंदर ग्रोथ जो है अभी अभी आने लगी है, वैसे भी टाइटन का स्टॉक इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा था, अभी 26% का ग्रोथ लेकर आया। बट चीज़ ट्रैक करने जैसी ये रहेगी कि टाइटन जो है अगले क्वार्टर के अंदर कितना ग्रोथ लेकर आता है। अगर टाइटन अच्छा खासा ग्रोथ लेकर आ रहा है तो टाइटन भी जो है एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, आप कंसिडर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि टाइटन के अंदर आपका जो स्टॉक है ये अभी भी मल्टीप्लाई कर स्टॉक है 10 गुना हो जाएगा पैसा, ये गारंटी नहीं ले सकते, बट गारंटी ये आपको स्टेबल रिटर्न बनाकर दे सकता है अगर बिजनेस के अंदर ग्रोथ जो है वो फिर से आ जाती है। तो अभी तो 26% हमारे वॉल्यूम इंक्रीज की वजह से आई है, बट ट्रैक करते रहना पड़ेगा कि अगले क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इस तरीके की ग्रोथ जो है वो टाइटन दिखा रहा है क्या, या फिर जो आपके बाकी प्लेयर्स है वो टाइटन की ग्रोथ जो है वो कैप्चर करके ले रहे हैं। क्योंकि कल्याण जिस तरीके से एक्सपेंशन कर रहा है ये सोचने वाली बात चाहिए टाइटन के लिए। और फिर उसके बाद अगर आप सेनको देखोगे तो वैल्यूएशन इसको जो है वो कम दी जाती है क्योंकि इनका स्टेट रेशियो वगैरह भी कम है और ग्रोथ वगैरह भी कम देखने मिल रही है। थंगामाइल बिल्कुल, मतलब थंगामाइल को भी वैल्यूएशन कम है अगर आप देखोगे तो थंगामाइल भी एकदम 56 के पी पे अवेलेबल है, तो उससे तो कभी भी सेनको बेटर है क्योंकि सेनको फास्टर पेस पे ग्रो कर रहा है। तो ये जो है हमने पूरा गोल्ड रिटेल इंडस्ट्री का जो है पूरा एनालिसिस कर लिया, वैल्यूएशन वाइज हर एक चीज़ कवर कर दी बॉस। तो ये वीडियो अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझी है तो मैंने जो है टाइम स्टैम्प डाले हुए, तो आप सीधा एक एक कंपनी को जाकर चेकआउट कर लेना। और आपको कभी भी कुछ डाउट आता है कि बॉस ये कंपनी के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है, क्या हो रहा है, तो आप सीधा ये वीडियो अगर फिर से वॉच आउट कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि चार्ट्स कभी अलग डायरेक्शन में चलते रहते हैं और कंपनी की डायरेक्शन कभी अलग डायरेक्शन में चलती रहती है, और बहुत बार जो है आप चार्ट्स की वजह से अच्छी कंपनीज मिस कर देते हो। तो ये आपके साथ ना हो, इसलिए जो है आप प्रॉपरली बिजनेसेस को जो है वो ट्रैक करते रहो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। और कोई इंडस्ट्री का स्पेस चाहते हो कि मैं कोई और इंडस्ट्री कवर करूँ तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। और अगर आपको बॉस ऐसा लगता है, आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो ने जो है आपके लाइफ के अंदर जो है वैल्यू ऐड की है, तो आप ये वीडियो को जाके शेयर कर देना। और मैं सोच रहा हूँ कि वैल्यूएशन के ऊपर एक मास्टर क्लास लेके आओ, वैल्यूएशन को जो है प्रॉपर कवर करेंगे हम, बट वो जो है 3000 सब्सक्राइबर जो है वो होने के बाद ही होगा। तो आप जो है वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो लोगों को। तो उसके बाद जो है हम पूरा 1 घंटे का वैल्यूएशन के ऊपर जो है मास्टर क्लास लेकर आएंगे, जिसकी वजह से आप जो है खुद बैठकर स्टॉक्स को जो है वो वैल्यू कर सकते हो। कोई डिपेंडेंसी नहीं पड़ेगी, किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बॉस वैल्यूएशन कैसा है क्या है, आप खुद बैठकर डिसाइड कर सकते हो कि वैल्यूएशन कैसी है। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो कमेंट के अंदर वैल्यूएशन लिख देना, और इसके साथ साथ मैक्सिमम लोगों को शेयर करो ताकि हमारे जो 3000 सब्सक्राइबर्स है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप ये वीडियो
वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मैंने जो है वीडियो के एंड में जो है मेरे जो मैंने ज्वेलरी सेक्टर के ऊपर नोट्स बनाए थे वो मैंने वीडियो उसके ऊपर ऐड कर दिया है, तो वो आप चेकआउट कर लेना। तो कुछ थोड़े 2-3 पॉइंट जो हो गए वो मुझसे मिस हो गए क्योंकि बॉस इतनी ज़्यादा कंपनीज कवर करनी थी, तो वो आप उसके अंदर जो है वो जाके चेकआउट कर लेना। मैंने जो अपने नोट्स है वो वीडियो के एंड में जो है वो ऐड करके रखे।